सभी को नमस्ते। मैं पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आई हूँ और आज मैं कैचअप कोर्स क्लास 7 हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मतलब इस सीज़न का। ऐसे तो जब तक जान है तब तक पढ़ाना लिखाना चलता ही रहेगा, मगर इस सीज़न के कैचअप कोर्स का ये आखिरी मेरा चैप्टर है और इसमें मेरे 2 वीडियोज़ होंगे। तो इसी क्रम में आज मैं पुनः आपके बुक को लेकर आपके सामने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत तरह का डिमांड रहता है कि मैम बुक सामने रहता है, हम लोग छोटे क्लास के बच्चे हैं तो हम लोग ज़्यादा समझते हैं। मुझे भी लगा नहीं, अच्छी बात बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे का बुक्स और ई-लॉट्स के माध्यम से आपको बुक्स अवेलेबल है, तो आप लोग बुक से पढ़िए। उससे क्या होगा कि अगर हम ना भी रहें तो आप बुक्स से मेरा पढ़े रहेंगे और तब बुक्स खोल के पढ़ेंगे तो आपको बातें याद रहेंगी, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको पुनः 18वीं शताब्दी में राजनैतिक संरचना के बारे में बता रही हूँ। ये 18वीं शताब्दी में ये वो समय है जब भारत में बहुत तरह का बदलाव हो चुका था। ये यूँ कहें, इस समय भारत के लोग अब पाश्चात्य देशों, खासकर पश्चिमी सभ्यता के देशों के साथ लोगों का मेल मिलाप बढ़ गया था। लोगों का जीवन अब विदेशी संपर्क में आ गया था और हम लोग विदेशियों के साथ, सबसे पहले तो सल्तनत, फिर मुगल्स और उसके बाद यूरोपियंस के साथ रहने लगे। और फिर हमारे आव भाव, ठहराव, काम, तौर तरीके, शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, बहुत तरह के हमारे जीवन में बदलाव हुए। तो ये वो समय का इतिहास आप लोग आज से पढ़ेंगे। और इस इतिहास में एक खास बात क्या थी कि इस समय मुगलिया सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद जितने भी भारत के शासक वर्ग थे जो कि औरंगजेब के, मुगलों के अधीन ज़मींदार थे या वहाँ के देखभाल करने वाले उसके इक्तेदार थे, उसका प्रशासनिक महकमा था, या कोई उसको टैक्स देता था, या कोई उसके अंदर में बंद राज था, तो वो सारे ने खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब स्वतंत्र घोषित कर लिया और इस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे नए जो स्वतंत्र राज्य थे उनके साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग मूलतः 18वीं सदी, जिसको कि हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, 18वीं सदी वो समय था जिस समय हम लोगों ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी प्रगति कर ली थी। हमारा जीवन स्तर पहले से बेहतर हो गया था। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिक्षा और हर तरह के बदलाव के लिए ये समय साक्षी था। इस समय के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके बुक में भारत का मानचित्र दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा थोड़ा गौर करके। भारत का मानचित्र, ये भारत का मानचित्र है ऐसे करके। ये इतना बड़ा एरिया था भारत का, है ना। तो ये जो भारत का मानचित्र है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से पूरे भारत में एक रूप से लोग शासन कर रहे थे, मतलब एक रूप से, यानी कि जो जैसे कि बंगाल उसमें खुद को आज़ाद कर लिया था, हैदराबाद निज़ाम खुद को आज़ाद कर लिया था। इस प्रकार अनेक राज्यों ने खुद को आज़ाद कर लिया। और ये लोग सिर्फ अब किसको देखते थे, तो ये सिर्फ मानते थे ब्रिटिशर्स को। किसको? इंग्लैंड के शासक जो ब्रिटिशर कहलाते थे, ये लोग उन्हीं को मानते थे। तो अब ये जो भारत का मानचित्र है आपकी नज़र में ये क्लियर हो गया है। अब आप लोग आ जाइए, कम टू द पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, इसको आप लोग भी रीड कीजिएगा। मानचित्र 1, 18वीं शताब्दी का भारतीय उपमहाद्वीप। यदि आप मानचित्र 1 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तो स्वतंत्र राज्यों का। इस कारण मुगल के साम्राज्य की सीमा भी काफ़ी छोटी हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। मुगलों का विरोध करने वाली शक्तियों ने भी स्वतंत्र राज्य बना लिया। इस अध्याय में हम इसी शताब्दी के दौरान उदित हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत के जो राज्य कभी मुगल्स के अधीन थे, उन्होंने इस समय खुद को संपूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था।
अध्याय 4 में आपने मुगलों के साम्राज्य विषय के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि मुगल्स किस प्रकार आए थे, उन्होंने प्रशासन किस प्रकार किया, कैसे अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासन ले लेते थे, उसके बाद राजाओं से कर लेते थे और एकता व्यवस्था कर रखी थी। तो ये जो एकताधारी और जमींदार लोग थे, ये लोग अब खुद को क्या कर लिए थे, तो स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। इस अध्याय में आप उन कारणों से परिचित होंगे जिसने मुगल साम्राज्य को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। मुगलों की इस कमजोरी का लाभ उनके अधीन कार्यरत प्रभावशाली शासकों ने उठाया, है ना। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, क्षेत्रीय शक्तियां अपने को स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य में परिवर्तित करने लगी। अतः 18वीं सदी में नई राजनीतिक संरचना के उदय की परिस्थितियां प्रस्तुत हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से जुड़ी ये परिस्थितियां थी जिस विषय में आप पहले के अध्याय में पढ़े हैं ना, मैंने पढ़ाया है। उपमहाद्वीप में स्वतंत्र नए राज्यों का उदय। उपमहाद्वीप कौन? भारत उपमहाद्वीप। अब इसमें क्या हुआ, स्वतंत्र नए राज्य हुए। कौन कौन से हुए? मुगल साम्राज्य के अवशेष पर उदित होने वाले राज्यों को स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। मुगल प्रांतों के स्वतंत्र होने वाले राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद। बड़े मनसबदार और जागीरदार जो पहले मुगलों के अधीन थे, बड़े होकर काफी हद तक स्वायत्त थे का राज्य राजपूताना क्षेत्र। राजपूत लोग भी अब क्या किए, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए। मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद उदित राज्य मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल, यानी इतने राज्य भारत में अब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य था बंगाल, अवध और हैदराबाद, यानी निजाम। और ये राज्य के बारे में आप लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब भी आपको निजाम्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चलेंगी कि सबसे लास्ट में इसने खुद की राजधानी छोड़ी। जब भारत स्वतंत्र हो गया और पूरे भारत को एक करने की चेष्टा की गई और पूरे भारत को एक किया गया, तो उसमें सबसे लास्ट में अगर कोई राज्य मिला तो वो था निजाम। इन्होंने अपनी शक्ति इतनी प्रभुत्व कर ली थी कि जब सरकार का फॉर्मेशन हुआ लोकतंत्र के माध्यम से, यानी हमने लोकतंत्र व्यवस्था की, भारत के लोगों ने भारत के सरकार चलाने के लिए जब लोकतंत्री आधार पर वोट दिया, तब भी निजाम ने अपनी जो है राज्य को मिलने का अवसर नहीं दिया था। तो इस समय निजाम समझ लीजिए अपने आप को कितना पावरफुल बनाकर रखा था। इसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो निजाम है, बंगाल है, अवध है, ये सारे राज्य उस समय क्या हो गए थे, तो खुद को स्वतंत्र घोषित किए थे। कब? जब मुगल्स चले, मतलब मुगल्स का सत्ता खत्म हो गया था तब। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, तब मतलब मुगल्स से ये लोग डरे धमके रहते थे, लेकिन जैसे ही मुगल्स खत्म हो गए इन्होंने अपनी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। ये लोग भी कहा जाता है कि उन्हीं लोगों के वंशज थे, लेकिन कि अब बाद में जाकर इन्होंने खुद अपनी क्या की, तो अपनी राज्य व्यवस्था करनी शुरू कर दी। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर 2 व्यक्ति, मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां, ये कौन थे? बंगाल के थे, है ना। ये लोग मुगल के अधीन क्या थे, तो ये लोग मुगल के अधीन जमींदार हुआ करते थे। नाम सुनिएगा। 2 व्यक्ति, मुर्शीद अली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित किया। मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रजापति बनाया गया, प्रजापति मतलब वहाँ का हेड, बंगाल का प्रजापति बनाया गया, तभी उसने प्रांत की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया, है ना। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय के स्रोत, आय कहाँ से होता था, तो पहला आय आता था किससे? किसानों से। जो किसान को ज़मीन दिया जाता, उस पर वो खेती करते, तो 3/4 या 1/3 के हिसाब से लगान लिया जाता था। सबसे ज़्यादा लगान टैक्स लेता था तो मुगल्स में औरंगजेब लिया था अपने समय में, 1/10 ले लिया था एक बार उसने लगान। और सबसे बैलेंस टैक्स अगर कोई लिया था पूरे विदेशी प्रभुत्व जमाने में, तो किताब में दर्ज है कि अकबर ने लिया था 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, किताब में उसके बारे में लिखा हुआ है ना कि अंग्रेज भी उससे ज़्यादा लेते थे।
अकबर ने अपने समय में 1/2 के हिसाब से टैक्स लिया था, और सबसे ज़्यादा लिया था 1/10। किसने? औरंगजेब ने। ये सब जानने की चीज़ें हैं, ये आप अगली कक्षाओं में जानेंगे। यही सब आपका कंपटीशन में आता है, इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके समय में भारत में किसानों की स्थिति अच्छी थी, किस प्रशासन के समय में किसानों की स्थिति अच्छी थी, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान को आज भी बहुत अहमियत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसान ही तो हमारे बेस है ना। हम लोगों को किसान खेती करके अगर नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या? किसान को खेती करने में हम एक अनाज, एक मुट्ठी चावल फेंक देते हैं जल्दी से, हाँ ना, खाना नहीं खाए हैं तो फेंक दिए। ये एक मुट्ठी चावल उगने में, बनने में 3 महीना लगता है, और उसमें 3 महीने में 90 से 100 दिन में किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। खेत में जाके दिन रात एक करके उसको बुआई करना, जुताई करना, उसका देखभाल करना, उसको बड़ा करना, उसको पानी देना, और फिर फसल बड़ा होता है तब उसको काट के, फटक के, कूट के बाजार में लाना। तो किसान हमारे लिए मेन है। क्यों? क्योंकि किसान हमारा भोजन कर देता है, तो इसीलिए किसान का ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पे देखिएगा, टैक्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि टैक्स का जो सिस्टम था वो बंगाल में अब क्या हो गया था, सारा टैक्स कौन लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय का जो 18वीं सदी में जो वहाँ का शासक हुआ, वो 2 लोग जो वहाँ के शासक हुए, इन अलीवर्दी खां और इन दोनों मुर्शीद कुली खां, इन दोनों ने क्या किया, अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ओह, है।